नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने कल के वीडियो में बोला था कि आज हम इन्फ्लेशन पे बात करेंगे और उसका इफेक्ट इंटरेस्ट रेट पे क्या होता है उस पे भी बात करेंगे। ये बहुत एक वाइड टॉपिक है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन के बारे में जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन आपको कैसे अफेक्ट करता है। इन्फ्लेशन का सीधा असर आपके परचेजिंग पावर पे होता है। परचेजिंग पावर मतलब आपकी खरीदने की ताकत। इसको ऐसे समझिए कि आप 100 रुपए में 1 लीटर दूध, मान लीजिए कि आप 100 रुपए में 1 लीटर दूध खरीदते थे, तो अगले साल आप जो दूध खरीदेंगे वो 110 रुपए में 1 लीटर खरीदेंगे। वो जो 10% की बढ़ोतरी हुई है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये इन्फ्लेशन साल दर साल हर साल बढ़ती है। हर साल, किसी साल कम बढ़ती है, किसी साल ज्यादा बढ़ती है, लेकिन हर साल बढ़ती है। इसको इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसको महंगाई दर भी बोलते हैं। अब चीज ये है कि क्या इन्फ्लेशन उतनी ही है जितनी हमें बताई जाती है, या उससे ज्यादा है, या उससे कम है। तो आम आदमी एक्चुअली कैलकुलेट नहीं कर सकता है। लेकिन आम आदमी मेनली 3 या 4 चीजों पर खर्चा करता है। घर के रेंट पे, या घर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, पेट्रोल पे, बच्चों की पढ़ाई पे और खाने पे। यही 3 4 मेजर खर्चे होते हैं उसके। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी महंगाई दर कहाँ है। एक बात और ध्यान में रखने वाली होती है कि महंगाई दर के हिसाब से क्या आपकी कमाई या आपकी सैलरी बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है या उससे ज्यादा बढ़ रही है तो आप महंगाई दर को बीट कर रहे हैं। इसका मतलब आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड या तो मेंटेन कर रहे हैं या उसको बेटर कर सकते हैं। और अगर आपकी कमाई महंगाई दर को बीट नहीं कर रही है, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रही है, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड कम होता जाएगा। कम होने का मतलब कि आप इस साल 1 लीटर दूध खरीदते थे तो अगले साल आप 900 ml दूध खरीदेंगे। सिनेरियोज दो ही हो सकते हैं, या तो आप इन्फ्लेशन को बीट करिए या इन्फ्लेशन आपकी कमाई को बीट करेगा। अब मुद्दा यह आता है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ते चलते हैं। इन्फ्लेशन एक आम आदमी की परचेजिंग पावर को कम करता है। उसको मद्देनजर रखते हुए दुनिया के सारे फेडरल बैंक्स, मतलब इंडिया में आरबीआई, रिजर्व बैंक जिसको बोलते हैं, वो ये कोशिश करता है कि महंगाई दर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े ना, एक लिमिट में रहे, और वो लिमिट मेंटेन होनी चाहिए। आरबीआई की लिमिट इस समय मेरे ख्याल से 4% के आसपास है। तो इसको ऐसे समझिए कि आज जो चीज आप 100 रुपए में खरीद रहे हो, तो आरबीआई इस बात से खुश रहेगा कि आप अगले साल उसको 104 रुपए में खरीदें, और उसके साल 104 प्लस 4%, तो 104 रुपए करीब 4 पैसे में खरीदें। 108 रुपए 4 पैसे में खरीदें। मतलब वो 4% CAGR, चक्रवर्ती ब्याज है, 4% के हिसाब से। अब वो उस हिसाब से ब्याज दरें घोषित करता है कि एक बिजनेस को कितना ब्याज दर देना चाहिए ताकि जो आपका पैसा बैंक में रखा हुआ है वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो आज के टाइम में आरबीआई का इंटरेस्ट रेट हम एक्स मान लेते हैं, वो X% है। वो ये मान रहा है कि उसका जो निर्धारित ब्याज दर है वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। और आने वाले टाइम में आरबीआई ये कह रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो रही है तो वो इंटरेस्ट रेट गिराएगा। अब इंटरेस्ट रेट गिराने का मतलब यह है कि आपको जो एफडी पे ब्याज मिलता है या सेविंग बैंक अकाउंट में जो ब्याज मिलता है वो कम हो जाएगा।
वो कम होने से क्या होगा, कंपनीज के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि कंपनीज, आप तो बहुत बड़ा लोन लेते नहीं हो, आप तो ज्यादा से ज्यादा घर खरीदने के लिए लोन लेते हो, जो आपका सबसे बड़ा लोन होता है। लेकिन कंपनीज जो 10-10 हजार करोड़ रुपए का लोन लेती हैं, अगर उनका 1% का ब्याज दर कम हो जाता है तो उनको 100 करोड़ रुपए का सीधा फायदा होता है। 100 करोड़ रुपए उनके प्रॉफिट में सीधा ऐड हो जाते हैं। तो एक तरीके से जो ब्याज दर आपको कम मिल रही है, वो कंपनी को बढ़ के मिल रहा है, क्योंकि उनको उतना ब्याज कम देना है। तो ये एक सीधी सी कैलकुलेशन है, जितना ब्याज दर आपको कम मिलेगा वो सीधा प्रॉफिट कंपनियों की जेब में जाएगा और वो स्टॉक प्राइसेस को अफेक्ट करेगा। जितना ब्याज दर कंपनियां ज्यादा देंगी, उसका कुछ हिस्सा बैंक काट के, क्योंकि बैंक अपना प्रॉफिट चार्ज करते हैं, बैंक काट के आपको पास ऑन कर देते हैं, जिसको कि एफडी या सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट बोला जाता है। ये एक कैलकुलेशन होती है। आप जितना इस चीज को समझेंगे आपके लिए उतना आसानी रहेगी। दूसरी बात, इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होती जाएगी, और धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि जब लोग इतना कम सामान खरीदना शुरू कर देंगे कि कंपनीज को हर्ट होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली में प्राइसेस तब या तो गिरते हैं या स्टेबल हो जाते हैं, और ये वर्ल्ड ओवर का फिनोमेना है। इसमें एक पॉइंट ये है कि उस हिसाब से ब्याज दरें एक्चुअली निश्चित होनी चाहिए कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर रही हो, तभी ये पॉसिबल है। अगर ब्याज दर इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रही तो प्राइसेस स्टेबल नहीं होते, प्राइसेस बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर है अभी। जब तक आपकी परचेजिंग पावर गिरेगी नहीं, तब तक प्राइसेस स्टेबल नहीं होते। अल्टीमेटली सारा खेल छोटे आदमी से बड़े आदमी को पैसा ट्रांसफर करने का है। अब ये, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस करा था मैं ये चीज आपको बताऊंगा, इस कारण बताई। आज मैं एक और चीज पे बात करना चाहता हूं। मैं कुछ दिनों से आईटीसी ट्रैक कर रहा था, मैंने ये आईटीसी का चार्ट खोल दिया है। आईटीसी करीब 500 रुपए से गिर के नीचे करीब 400 रुपए पे आया। 400 रुपए पे अच्छा सपोर्ट लेके बाउंस करा। मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था कि बायबैक के ऊपर आईटीसी डिपेंड करेगा कि कैसे रहेगा, लेकिन आईटीसी एक अच्छी कंपनी है जिसका अप्रोक्सीमेटली 25,000 करोड़ रुपए का कैश बैलेंस है उसके पास। डेट फ्री कंपनी है। कंपनियां ढूंढते वक्त आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि आप कैसी कंपनी ढूंढेंगे, कौन सी कंपनी ढूंढेंगे, उसका इफेक्ट क्या होगा। इसका एक रेजिस्टेंस आएगा करीब आने वाले टाइम में 440 से 450 रुपए के लेवल पे। ये कंपनी अच्छी है, 500 रुपए आसानी से जा सकती है और शायद 560 तक भी चली जाए। लेकिन मैं बार बार यही बोलता हूँ कि डिसीजन आपका है। आपको पढ़ाई करनी चाहिए, कंपनी के बारे में पता करना चाहिए, अच्छी कंपनियां खरीदनी चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन वाली कंपनियां खरीदनी चाहिए। कंपनी जितना डेट फ्री होगी उतना अच्छा होगा, क्योंकि उसको ब्याज नहीं देना होगा और उतना आसानी से वो वर्किंग कर सकेगी। और अगर कैश सरप्लस कंपनी होगी तो उसको उतना इन्वेस्टमेंट करने में आसानी होती है, उतना उसको आपके रोज का काम करने में भी आसानी होती है। तो रही बात आईटीसी की, आईटीसी एक अच्छी कंपनी है, आप देख सकते हैं। और ये कंपनी हिंदुस्तान में बहुत दिनों से काम कर रही है। मैं आपको कुछ अच्छी कंपनियां ढूंढ के ऐसे ही बताता रहूंगा। आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, काफी है। मार्केट कल वैसे हमने डिस्कस करा था कि मार्केट की जो रेंज रहनी चाहिए वो 21,700 और 22,000 के पास रहनी चाहिए। मार्केट 22,000 से काफी ऊपर गई, लेकिन घूम के वापस मार्केट को वही 22,000 के आसपास आना पड़ा, और मार्केट बंद भी 22,011 के आसपास हुई है। ये मैंने आपको कल बोला था।
मैंने आपको ये भी बोला था कि मार्केट मुझे अभी भी साइडवेज नज़र आती है, मार्केट में तेजी नहीं नज़र आती है। मैं ये फिर बोल रहा हूँ, लेकिन यही सब चीज़ें आपको सीखनी है, आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़, किसी की भी बात का विश्वास आप आसानी से नहीं करिए। ये आपको ढूंढना है, समझना है, पढ़ना है, और जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। पढ़िए, ढूंढिए, मेहनत करिए, तब ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करिए। पैसा आपका है, नुकसान आपका है। आप किसी को हिस्सा नहीं देंगे और कोई आपको फ्री में कोई चीज नहीं बताएगा। ये पढ़ना आपको ही पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए अलविदा, इतना ही कहना चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, किसी और नई टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।